हाय एवरीवन, सभी का वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज 17 अक्टूबर के सेकेंड एडिटोरियल से क्लास को कवर करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। डिले एज टैक्टिक इसका टाइटल है। आर्टिकल लिखा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम सिस्टम के बीच के रिश्तों पे, या यूं कह दें नोक झोंक पे। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि जजों की नियुक्ति ट्रांसफर सेंटर के हिसाब से हो। सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि यह सारा काम सुप्रीम कोर्ट ही देखे, सेंटर की कोई दखलंदाजी ना हो। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को। कहानी की तरह प्रोसेस करने की कोशिश करना, लीगल आर्टिकल है, हर चीज़ आपको समझ में आए। क्लास को जरूर से लाइक दे करके शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक लेवल से कवर करना आपको यहाँ सिखाया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ऑलराइट, कह रहा है जी डिले एज टैक्टिक। देखिए, डिले का मतलब होता है देरी, टैक्टिक का मतलब होता है पैंतरा। कह रहा है जी देरी जो है ना, डिले जो है, उसी को ही पैंतरा बना लिया है किसी ने, डिले एज टैक्टिक। और बात किसकी हो रही है? ऑन द सेंटर एंड कोलिजियम रिलेशनशिप, सेंटर की और सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम सिस्टम की रिलेशनशिप के ऊपर बात हो रही है। कोलिजियम सिस्टम मैंने आपको बता दिया, सुप्रीम कोर्ट के कुछ लोगों की कमेटी को बोलते हैं कोलिजियम, जो ये डिसाइड करती है कि कौन सी हाई कोर्ट में कौन जज बैठेगा, किस जज को कहाँ से उठा के कहाँ ट्रांसफ़र करना है, या किस जज को सुप्रीम कोर्ट तक या हाई कोर्ट तक लेके आना है निचली अदालतों से प्रमोशन देके। तो ये सारा काम सुप्रीम कोर्ट का एक कोलिजियम सिस्टम देखता है, इसमें किसी की भी दखलंदाजी नहीं होती। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और इस कोलिजियम कमेटी के रिश्तों की बात की जा रही है। आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट डिले को एक वेपन बना के बैठी है, उसी को अपना पैंतरा बना के यूज़ करती है। चलिए, टैक्टिक वर्ड आपने देख लिया, पैतरेबाजी, पैतरे के लिए यूज़ होता है। पैतरे को आप मैन्यूवर, मूव या मैकेनिशन वर्ड से भी बता सकते हैं। ठीक है, लिख देता हूँ मैं, मैकेनिशन। मैन्यूवर वर्ड जो है ना, सबने सुना है, लेकिन स्पेलिंग किसी को भी नहीं आती होगी अगर आपने लिख करके नहीं देखी है तो स्पेलिंग कैसे बनती है इसकी? मैनो, मैनो, EU, EU, व्रे। ठीक है, ब्रेक कर दो और ऐसे याद रखो, हमेशा जो है स्पेलिंग आप लिख पाओगे। मैनो, मैनो, EU, EU, व्रे, VRE। चलिए, स्पेलिंग्स ऐसे ही याद करनी चाहिए जो टेढ़ी मेढ़ी होती है ना, कोई ऐसे बनेगी तो है नहीं आप बनाने बैठ जाओ वहाँ। तो आगे बढ़ते हैं, अब आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालेंगे। अपना क्विज भी देख लो, जो इस आर्टिकल में सीखोगे इस क्विज पे अप्लाई करना। ऊपर मिलेंगे कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस और नीचे मिलेंगे वोकैब और ग्रामर के क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन हमने ऐड कर दिया है इंग्लिश में ट्रांसलेशन का भी, ये भी अब आपको रोज़ मिला करेगा ताकि आप इंग्लिश राइटिंग पे भी काम कर सकें। क्लास के एंड में इस क्विज को अपने सॉल्व करेंगे। चलिए चलें वोकैब पे। और जिन बच्चों ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, ज़रूर से अपनी एंड्रॉयड और iOS ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप पे आपको सभी कोर्सेज मिलेंगे जिनमें पर्सनली आपको गाइडेंस मिल जाती है। राइटिंग के कोर्स में आपको लिखना सिखाया जाता है, आप लिख सकते हैं 70 से 80 घंटों में। इस कोर्स पे कुछ डिस्काउंट चल रहे हैं, फ़ायदा ले सकते हो इस कूपन कोड की मदद से आज। इसी तरीके से यूपीएससी कंप्लीट माइग्रेशन कोर्स में आपको यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, आंसर राइटिंग, एस्से, प्रेसी, ग्रामर, वोकैब, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस कोर्स। हिंदी से, गुजराती से, बंगाली से, पंजाबी से आप इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं यूपीएससी किसी भी सिविल सेवा एग्जाम के लिए, इसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। बैंकिंग का कोर्स भी अवेलेबल है जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, सभी बैंकिंग एग्जाम्स की आपको तैयारी करवाई जाती है। इसी तरीके से सभी एसएससी एग्जाम्स का भी फुल प्रैक्टिस पैकेज अवेलेबल है। डाउनलोड द ऐप टुडे, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक रखा है। चलिए अब आगे बढ़े, क्लास को शुरू करें। ये कॉन्टैक्ट नंबर है टीम से बात करने का व्हाट्सएप के थ्रू। ये वोकैब शीट है अपनी आज की 17 की 5 वर्ड्स हैं। शुरू करेंगे मूड से। मूड जो है ना, मूड एक एडजेक्टिव भी है और मूड एक वर्ब भी है। एक्चुअल में आज अपने को मूड एज ए वर्ब देखने को मिला है, ना कि एडजेक्टिव। ये मैंने गलती से यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया। मूड वर्ड का एडजेक्टिव फॉर्म में मतलब होता है डिबेटेबल, लेकिन मूड का वर्ब फॉर्म में, इसी वर्ड का वर्ब फॉर्म में मतलब होता है किसी चीज़ को गहरे से सोचना, कंटेम्पलेट करना, ठीक है, या कंसीडर करना। समझ पा रहे? मूड एक एडजेक्टिव भी है, एक वर्ब भी है। एडजेक्टिव फॉर्म में इसका मतलब होता है डिबेटेबल, जिस पे कुछ डिबेट हो, जिस पे कुछ कंट्रोवर्सी हो। लेकिन वर्ब फॉर्म में मूड का मतलब होता है मंत्रणा करना, गहरे से सोचना, डेलिब्रेट करना, कंटेम्पलेट करना। तो आज इस वर्ड की नाउन वर्ब फॉर्म को आप देखेंगे, एडजेक्टिव फॉर्म को नहीं देखेंगे। ठीक है, तो ये किसी और आर्टिकल में आएगा, वहां पे कवर कर लेना एडजेक्टिव फॉर्म। अगला अगला वर्ड है अपने पास फ्लैश पॉइंट।
फ्लैश पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ पे चीज़ें फ्लैश करने लगे, या ऐसा समझ लो जहाँ पे चीज़ें बिगड़ने लगे। ऐसा बिंदु आता है ना जहाँ से सब कुछ खराब होने लगता है जिस पॉइंट से, उसी को बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। A point from which a bigger dispute can emerge. Russia-Ukraine war is a dangerous flashpoint for a small-scale nuclear war. रशिया यूक्रेन की वॉर जो है वो एक डेंजरस फ्लैश पॉइंट है, या ऐसा पॉइंट है जहाँ से एक स्मॉल स्केल न्यूक्लियर वॉर जो है शुरू हो सकती है। अब सेंटेंस पुराना है, जब ये वॉर हुई थी तब बनाया गया था, आज से 1-1.5 साल पहले, है ना। फ्लैश पॉइंट को टर्निंग पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इन सभी वर्ड से बताया जाता है। आज इस वर्ड को, फ्लैश पॉइंट को, आर्टिकल में देखेंगे। अगला वर्ड अपना इंजेमिनेट, किसी चीज़ को रिपीट करना बार बार। और कैसे रिपीट करना, ताकि सामने वाले का ध्यान उस पर पड़े, है ना। इम्फसाइज करने के लिए किसी चीज़ को रिपीट करना। द प्रिजनर इंजेमिनेटेड हिज रिक्वेस्ट फॉर मर्सी बिफोर द जज। प्रिजनर ने बार बार रिपीट किया अपनी फरियाद को, रिक्वेस्ट को, जो थी मर्सी की, दया की, रहम की, जज साहब के सामने। चलिए, इंजेमिनेट को रीआइट्रेट, इम्फसाइज, एको और हार्प ऑन नाम के वर्ड से भी बताया जाता है। आज आप रीआइट्रेट नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। हार्प ऑन जो है ना, ये नेगेटिव सेंस में यूज होने वाली फ्रेजल वर्ब है। जब कोई चीज़ ऐसे दोहराई जाए कि आपको अनोयंस होने लगे, कोई आदमी बार बार एक ही चीज़ को, आपको समझ गए ना, नेगेटिव वे में आपको परेशानी होने लगे किसी चीज़ को रिपीट होता हुआ देख के, तो आप उसको कहते हैं कि आप हार्प ऑन कर रहे हैं इस बात को। चलिए, नेगेटिव वर्ड है, याद रखेंगे। अगली अपना जो वर्ड है पैल्पेबल। पैल्पेबल वो चीज़ है जो नोटिसेबल है, जो एपरेंट है। एक्चुअल में पैल्पेबल वर्ड बना है जिस चीज़ को आप छू सकें उसके लिए, जिसको हाथ लगा के महसूस कर सकें। अब हर चीज़ को उसको पैल्पेबल बोलते हैं जो नज़रअंदाज ना की जा सके, जो नोटिसेबल हो, ठीक है। छूने वाला जो है ना, यहाँ से मीनिंग निकल गया। शुरू में इसका जो वर्ड का मीनिंग था वो छूने से बना हुआ था। आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट द टेंशंस इन द रूम वर पैल्पेबल। एक आर्गुमेंट के बाद रूम में जो टेंशंस थी वो नोटिसेबल थी, महसूस करने लायक थी। पैल्पेबल को डिसर्नेबल, एविडेंट, परसेप्टिबल और प्रोनाउंस्ड वर्ड से भी बताया जाता है। आज प्रोनाउंस्ड वर्ड आर्टिकल में देखेंगे, ऐसी चीज़ जो महसूस की जा सके। लास्ट वर्ड अपना कॉमन सा वर्ड है एक्सैसरबेट। एक्सैसरबेट का मतलब होता है चीज़ों को बद से बदतर बनाना। द मेडिसिन एक्सैसरबेटेड हर सिम्टम्स। दवाई ने और बदतर बना दिया उसके सिम्टम्स को, उसके लक्षणों को। कभी कभी दवाई सूट नहीं करती ना, तो दवाई खा करके उसकी तबीयत और बिगड़ गई, एक्सैसरबेट हो गए उसके सिम्टम्स। तो इसको वर्सन करना, एग्रवेट करना, एक्सैस्पिरेट करना, डिटीरियोरेट करना, इन सभी वर्ड से बताते हैं। आज आप एक्सैसरबेट नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। 5 वर्ड्स हैं, डिटेल में करवा दिए। अब आ जाओ, एक समरी आर्टिकल की ले लो, किस बारे में लिखा गया है। देखिए, समरी ये है कि देश में जितने भी आप जजेस देखते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, इनकी नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, डिमोशन, ट्रांसफ़र, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहता है कि इसके हिसाब से हो। लेकिन देश में ऐसा होता नहीं है। ये सब होता है सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम कमेटी के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि कोलिजियम कमेटी इनकी बात सुने और इनके हिसाब से जजों को जहाँ चाहे सेंटर वहाँ पे रख दे, वहाँ से उठा ले, कहीं पे प्रमोट करके डिमोट कर दे। कोलिजियम सिस्टम अपनी इंडिपेंडेंस को बरकरार रखने के लिए सेंटर से हमेशा रस्साकशी करता है, और अल्टीमेटली सेंटर के पास में अल्टीमेट क्या होता है, जरिया। अल्टीमेट जरिया ये होता है कि कोलिजियम के हर फैसले पे सेंटर की अप्रूवल चाहिए होती है। सेंटर अगर फैसला पसंद ना हो तो अपनी अप्रूवल देने से मना कर देता है, या फिर अप्रूवल देने में डिले कर देता है। किसी जज को अगर आपको आसाम हाई कोर्ट से मद्रास हाई कोर्ट में बिठाना है, सेंटर चाहता है कि ना बैठे, तो सेंटर क्या है, उसके ट्रांसफ़र ऑर्डर पे 5 साल तक साइन ही नहीं करेगा, तब तक वो जज ही रिटायर हो जाएगा। तो इस तरीके से इनकी रस्साकशी चलती है। रिसेंटली सेंटर ने कुछ चीज़ों पे कोलिजियम सिस्टम से समझौता किया है, लेकिन आज भी डिले को ये एक वेपन बना के यूज़ कर रहे हैं। हमारा आर्टिकल यही कह रहा है कि अब कोलिजियम सिस्टम को स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस बना देनी चाहिए कि सेंटर को इतने महीनों के अंदर अपनी अप्रूवल देनी ही है, तभी ये मामला सुलझेगा और जुडिशियल प्रोसेस को आप तेज़ी से आगे बढ़ा सकेंगे। आज की टोन है सजेस्ट कर रहे हैं क्या किया जा सकता है। चलिए आर्टिकल को शुरू करते हैं। कह रहे हैं जी 10 सेंटर्स। अब देखो पूरी कहानी सी है ये। कह रहे 10 सेंटर्स अश्योरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट दैट इट वुड सून नोटिफाई द अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट एज चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट इज अ वेलकम डेवलपमेंट। कह रहे सेंटर की जो अश्योरेंस है, अश्योरेंस का मतलब क्या होता है, भरोसा दिलाने का काम। सेंटर का जो भरोसा दिलाने का काम है सुप्रीम कोर्ट को,
और किस चीज़ को लेकर के भाई, कि इट जो है यानी सेंटर जो है ये जल्दी ही नोटिफाई कर देगा, अप्रूव करके नोटिफिकेशन डाल देगा अपॉइंटमेंट का जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की, जो दिल्ली हाई कोर्ट के हैं, और अपॉइंटमेंट इनकी होगी चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट के तौर पे। कह रहे सेंटर की जो एश्योरेंस है ना कि ये अब बहुत देरी नहीं करेगा, बहुत जल्दी नोटिफाई कर देगा, है ना। कह रहे ये अपने आप में एक वेलकम डेवलपमेंट है, स्वागत करने लायक घटनाक्रम है। तो मैंने आपको बताया ना, सेंटर क्या है, पकड़ के बैठ जाता है, अप्रूवल देता ही नहीं है। तो सेंटर ने इस बार बोला है कि ये वाला जो आपने बोला है ना, इसको हम जल्दी ही अप्रूव करेंगे। और ऑथर का ये मानना है कि ये अपने आप में बड़ी अच्छी बात है, सेंटर किसी बात पे तो कॉलेजियम सिस्टम से, समझ गए ना, कॉलेजियम सिस्टम के साथ कोऑपरेट कर रहा है। अश्योरेंस आपका सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, इट की वर्ब है वुड नोटिफाई, नोटिफाई करना, किसी चीज़ को नोटिफिकेशन की तरह जारी करना। कुछ और इसमें देखने वाला है नहीं, आगे बढ़ो। कैरेजी इन अनदर साइन दैट इट वुड बी मोर अकोमोडेटिव of the collegium's recommendations, it has forwarded as many as 70 names approved by constitutional authorities in various states for appointment as judges of high court। कह रहे जी एक दूसरे साइन में, भाई ये तो हो गया, यहाँ पे सेंटर ने जो किया बड़ी अच्छी बात है। कह रहे एक और चीज़ की सेंटर ने, एक और साइन दिया, एक और निशान दिया, दैट वो ये कि अब ये और अकोमोडेटिव होगा, सेंटर और ज़्यादा एडजस्टमेंट करने वाला होगा। अकोमोडेटिव मतलब एडजस्टमेंट करने वाला, फ्लेक्सिबल। और किस चीज़ को लेकर के, कॉलेजियम की बहुत सारी रिकमेंडेशंस को लेकर के। कह रहा है जी इस साइन के अंदर सेंटर ने क्या बोला, सेंटर ने फॉरवर्ड कर दिया है, आगे भेज दिया है 70 नामों को, नेम्स को, जो अप्रूव किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ के द्वारा, यानी कि जजेस के कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा। और कहाँ पे, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग राज्यों में। और ये भेजे गए हैं नाम अपॉइंटमेंट के लिए हाई कोर्ट के जजेस की। तो सेंटर ने एक दूसरी बात में क्या बोला कि आपने जो 70 नाम हमारे पास भेजे हैं, हम उन पे भी बहुत जल्दी ठप्पा लगा देंगे, वो भी आपकी बात मान लेंगे। तो सेंटर अपना अकोमोडेटिव स्टांस दिखा रहा है कॉलेजियम के सामने। इट की वर्ब है वुड बी, इट आया सेंटर के लिए, अकोमोडेटिव मतलब एडजस्टमेंट करने वाला। अगेन इट की वर्ब है हैज़ फॉरवर्डेड, एज मनी एज, इस फ्रेज का कोई मतलब नहीं होता अंग्रेजी में, ये किसी बड़ी चीज़ के या बड़े आंकड़े को बड़ा दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, सीधे सीधे ये भी लिख सकते थे 70 नेम्स, इट हैज़ फॉरवर्डेड 70 नेम्स। एज मनी एज लगा के आप ये बताते हैं कि जो आंकड़ा है 70 नामों का, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है इस रेलेवेंस में, है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहे द डिले इन नोटिफाइंग द अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस मृदुल वॉज अपेरेंटली ड्यू टू द स्टेट गवर्नमेंट टेकिंग टाइम टू गिव इट्स व्यूज ऑन प्रपोजल। कह रहे जो डिले है नोटिफाई करने में अपॉइंटमेंट को जस्टिस मृदुल साहब की, कह रहे ये डिले था साफ तौर पे अपेरेंटली इस वजह से, ड्यू टू, और वजह क्या थी, स्टेट गवर्नमेंट का टेक टाइम करना, यानी वक्त ले लेना, ताकि वो दे सके अपने व्यूज़ को, नज़रिए को इस पूरे प्रपोजल पे। तो डिले जो हुई है, जिसको सेंटर ने बोला अब जल्दी से हम कर भी देंगे, ये डिले अभी इसीलिए हुई है क्योंकि मणिपुर की स्टेट गवर्नमेंट जो है इस पे अपना व्यूज़ देने में बहुत देर लगा रही है, और उनके व्यूज़ का ही इंतजार किया जा रहा है। मणिपुर में इन्हीं की गवर्नमेंट है ना, बीजेपी की। द डिले की वर्ब है वॉज। और आगे बढ़ो। कह रहा है हिज नेम वॉज रिकमेंडेड बाय द कॉलेजियम ऑन जुलाई 5। कह रहा है मृदुल साहब का जो नेम है रेकमेंड किया गया था कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा जुलाई 5 को, आज से 3 महीने पहले। जब ये मणिपुर का पूरा चल रहा था ना, थोड़ा बहुत तो अभी भी चल रहा है, जब उस वक्त पूरे उफान पे था, तब सुप्रीम कोर्ट ने एक नया जो है नाम प्रपोज किया था नए जज का मणिपुर के अंदर हाई कोर्ट में 5 जुलाई को, जो आज तक सेंटर ने जिसपे साइन नहीं किया। कह रहा है एंड द डिले वॉज क्वाइट स्ट्रेंज, और ये जो पूरा डिले था, पूरी देरी थी सेंटर की तरफ से, ये बहुत अजीब थी, स्ट्रेंज थी। नेम की वर्ब है वॉज, रिकमेंडेड, डिले की वर्ब है वॉज। कैसे था ये सारा स्ट्रेंज? कह रहा है द कॉलेजियम हैज ऑल्सो mooted द ट्रांसफर ऑफ जस्टिस एम वी मुरलीधरन, नाउ एक्टिंग चीफ जस्टिस इन मणिपुर, टू कलकत्ता हाई कोर्ट। कह रहे कॉलेजियम सिस्टम ने साथ ही साथ मूट किया था, सुझाया था या सोचा था ट्रांसफर करने को जस्टिस एम.वी. मुरलीधरन के, जो अब एक्टिंग चीफ जस्टिस है मणिपुर में, और ट्रांसफर बोला था कलकत्ता हाई कोर्ट को किया जाए। तो इनको हटाया जाए, कलकत्ता भेजा जाए, और जो दूसरे हैं मृदुल साहब, इनको दिल्ली से उठा करके मणिपुर में ट्रांसफ़र किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम का फैसला था।
कोलिजियम की वर्ब है हैज़ मूटेड। मूट करना, डेलिब्रेट करना, किसी चीज़ के ऊपर सोच विचार करना या उसको रेकमेंड करना पूरा सोच समझ के। चलो अब इनको क्यों उठाना था एम बी मुरलीधरन को? कह रहा है जी, अ फ्यू डेज अगो इट रिजेक्टेड हिज रिक्वेस्ट दैट ही बी अदर रिटेन्ड इन मणिपुर और अलाउड टू गो टू हिज पेरेंट कोर्ट द मद्रास हाई कोर्ट। कह रहा है कुछ ही दिन पहले कॉलेजियम ने रिजेक्ट भी कर दिया था इन जज साहब की रिक्वेस्ट को, मुरलीधरन साहब की। और रिक्वेस्ट ये थी कि या तो वो रिटेन किए जाए मणिपुर में, जहाँ पे हैं वहीं पे रखे जाएं, रिटेन किए जाएं, या फिर उनको अलाउ किया जाए कि वो जा सकें अपने होम टाउन में, पेरेंट कोर्ट में, मद्रास हाई कोर्ट में। तो ये जो मुरलीधरन साहब हैं, इन्हीं के एक फैसले की वजह से मणिपुर में सारा का सारा जो है ना, आप देख रहे हो, झंझट जो है शुरू हुआ था। तो मुरलीधरन साहब को हटाने के लिए कोलिजियम सिस्टम ने कहा था सेंटर को, इनको हटा देते हैं, कलकत्ता भेज देते हैं। तो मुरलीधरन साहब ने यही बोला कि हमें कलकत्ता मत भेजो, या तो मणिपुर में ही रखो या फिर हमारे घर भेज दो, मद्रास हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने या कोलिजियम ने उनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। इट की वर्ब है रिजेक्टेड, इट आया कोलिजियम के लिए। ही जो है इन मुरलीधरन, जस्टिस मुरलीधरन के लिए आया। इसकी वर्ब है बी रिटेन्ड और बी अलाउड, दो वर्ब्स हैं, ही बी रिटेन्ड एंड बी ही बी अलाउड। अब आपसे स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं। ये बी रिटेन्ड शायद आपने देखी नहीं होगी, क्या स्ट्रक्चर होती है? चलो करवा देता हूँ, बहुत दिनों बाद आई है। इसको बोलते हैं प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। कब यूज होता है? जब सेंटेंस में कुछ रिक्वेस्ट, थ्रेट या एडवाइस दी जाए और उसके बाद में दैट लगा करके उस रिक्वेस्ट, थ्रेट या एडवाइस के बारे में लिखा जाए, तो वो एडवाइस, थ्रेट या रिक्वेस्ट जो है ना, हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म में आएगी। इसी को बोलते हैं प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। समझ गए मेरी बात को? जैसे द कोर्ट ऑर्डर्ड दैट, कोर्ट ने ऑर्डर किया कि ये दैट, ऑर्डर आ गया। रिक्वेस्ट, थ्रेट, ऑर्डर भी लिख देना यहाँ पे एडवाइस के साथ में। जब ऑर्डर आ गया और उसके बाद में दैट आ गया, तो नया जो क्लोज आएगा ये आएगा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में। तो द कंपनी मैनेजमेंट विल पे फाइन, कोर्ट ने बोला कंपनी की मैनेजमेंट फाइन पे करेगी, तो ये विल पे की जगह आप लिखें सिर्फ पे। समझ गए ना? यही है PSM, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। वैसे ही द स्कूल रिकमेंडेड दैट ऑल स्टूडेंट्स शुड अप्लाई फॉर समर इंटर्नशिप, स्कूल ने रिकमेंड किया कि सारे स्टूडेंट्स को अप्लाई करना चाहिए समर इंटर्नशिप के लिए। रिकमेंडेशन आ गई, दैट आ गया, नया क्लोज मिल गया, तो PSM, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल कर दो। यहाँ पे शुड अप्लाई की जगह पे ऑल स्टूडेंट्स अप्लाई आपको लिखना होगा, वर्ब की बेस फॉर्म लगानी है। वैसे ही द प्रिजनर्स रिक्वेस्टेड दैट दे शुड बी अलाउड टू हैव एक्सेस टू द जेल लाइब्रेरी, प्रिजनर्स ने रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट किया तो मतलब रिक्वेस्ट वाला आ गया, बाद में दैट लगा हुआ है, नया क्लोज मिल गया, PSM को एक्टिवेट कर दो। और यहाँ पे शुड बी अलाउड की जगह क्या लिखें? अलाउ। ऐसा लिखना चाहिए ना, ऐसा लिखना चाहिए ना, अलाउ। ऐसा नहीं लिखा जाएगा यहाँ, ध्यान देना। यहाँ पे पैसिव बनाया गया है। देखो इधर दोनों में एक्टिव था, मैनेजमेंट ही फाइन पे करेगी, स्टूडेंट्स ही अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे उनको अलाउ किया जाए, प्रिजनर्स ने ये बोला, उनके ऊपर काम होगा। तो PSM तो लगाना है, वर्ब की बेस फॉर्म से लगेगा, तो बेस फॉर्म जो होगी यहाँ पे बी बनेगी और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। बेस फॉर्म भी आ गई और साथ में V3 लगा करके आपने पैसिव भी बना दिया। तो पैसिव में PSM के लिए बी प्लस में V3 का इस्तेमाल किया जाता है। अब कोई पूछे सर बेस फॉर्म कहाँ है, आपने तो बोला था बेस फॉर्म लगती है, बेस फॉर्म लिख लेना इसको, ठीक है, बेस फॉर्म। तो बेस फॉर्म ही है, बी जो है बी फैमिली की बेस फॉर्म है, और V3 लगाना इसलिए ज़रूरी है ताकि पैसिव बन सके। यहाँ पे दे बी अलाउड ऐसा लिखना चाहिए। अगर इतना समझ गए तो बस यहाँ भी यही हुआ है। इनकी रिक्वेस्ट ये थी, ही रिक्वेस्टेड या इट वॉज हिज रिक्वेस्ट दैट ही बी रिटेन्ड और ही बी अलाउड। ठीक है, चलिए आज के क्विज में प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड आपसे पूछा गया है। कह रहा है इट इज़ टू बी सीन हाउ लॉन्ग द सेंटर टेक्स टू नोटिफाई हिज ट्रांसफर। कह रहा है अब देखने वाली बात यह है कि सेंटर ने बोला है हम कर देंगे जल्दी से नोटिफिकेशन, अब कितना टाइम और सेंटर लेता है ट्रांसफ़र को नोटिफाई करने में। कह रहा है इट वॉज एन ऑर्डर पास्ड बाय जस्टिस मुरलीधरन directing the Manipur government to consider the inclusion of the Meitei community in scheduled tribes category that is seen by some as one of the triggers for the ethnic violence। कह रहा है ये एक ऑर्डर ही था, इट वॉज एन ऑर्डर जो पास किया गया था जस्टिस मुरलीधरन के द्वारा। यही मुरलीधरन साहब जो अभी मणिपुर में बैठे हैं, चीफ जस्टिस थे और अब चाहते हैं मुझे तमिलनाडु भेज दो, मद्रास भेज दो, लेकिन कोलिजियम ने इनको कलकत्ता भेजा है। कह रहा है इनका ही एक ऑर्डर था जो डायरेक्ट करने वाला था मणिपुर गवर्नमेंट को कि वो सोचे या कंसीडर करे इंक्लूड करने को मैतेई कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कैटेगरी में।
कह रहा है इसी ऑर्डर को देखा जाता है कुछ लोगों के द्वारा कि वो एक ट्रिगर था या वन ऑफ द ट्रिगर्स था। ट्रिगर मतलब किसी काम के लिए स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से चीज़ें जो है शुरू हो जाती हैं। तो वो ट्रिगर था एथनिक वायलेंस का, वो सारी की सारी वायलेंस दैट रॉक द स्टेट, जिसने रॉक कर दिया इस मणिपुर को, हिला करके रख दिया स्टेट को फ्रॉम अर्ली मई की शुरुआत से। तो इन्हीं के ऑर्डर के बाद से ही एथनिक वायलेंस वहां पे शुरू हुई है मैतेई और कुकी-जूमी कम्युनिटीज के बीच में। इट की वर्ब है वॉज, ठीक है। दैट की वर्ब है इज सीन। ट्रिगर यानी समझ गए आप, किसी चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट। एथनिक वायलेंस मतलब एथनिसिटीज़, दो नस्लों के बीच में या दो रेसिस के बीच की वायलेंस है। एक ट्राइबल है और दूसरे जो है नॉन ट्राइबल्स हैं। वायलेंस के लिए दैट आया, दैट की वर्ब है रॉक्ड, है ना। वन के बाद में हमेशा ऑफ लगेगा और ऑफ के साथ में आप जब भी देखेंगे प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करेंगे, वन ऑफ द ट्रिगर्स, है ना। कई ट्रिगर्स होंगे, उन्हीं में से एक की बात हो रही है, तो यहाँ पे ट्रिगर्स को प्लूरल होना पड़ेगा अगर वन का इस्तेमाल आपको करना है। कह रहे हैं हाउएवर द ऑर्डर वॉज नॉट स्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट एज देयर वॉज अ रिक्वेस्ट बाय द सेंटर दैट अ स्टे ऑर्डर माइट एक्सैसरबेट टेंशंस। कह रहे हैं हालांकि जो है ऑर्डर को स्टे नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। स्टे करना यानी रोक लगाना, निलंबित करना। ये ऑर्डर आज भी जारी है मैतेई कम्युनिटी के ऊपर, जो इन्होंने कमेंट किया था जज साहब ने। कह रहा है वो क्यों नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि एक रिक्वेस्ट थी सेंटर के द्वारा कि अगर स्टे ऑर्डर आएगा वो और ख़राब कर देगा टेंशंस को, एक्सैसरबेट कर देगा पूरे मामले को मणिपुर में। तो ऑर्डर की वर्ब है वॉज नॉट स्टेड पैसिव वॉइस में, रिक्वेस्ट की वर्ब है वॉज, देयर से क्लोज शुरू हुआ है, वर्ब के बाद सब्जेक्ट को रखा गया है। स्टे ऑर्डर की वर्ब है माइट एक्सैसरबेट, एक्सैसरबेट करना, चीज़ों को बद से बदतर बनाना, डिटीरोरेट या वर्सन करना। चलिए अब आएंगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है जी द कोर्ट हैज़ बीन वोकल अबाउट द सेंटर्स सिलेक्टेड ट्रीटमेंट ऑफ इट्स रिकमेंडेशंस। कह रहा है स्टेट जो है ना बहुत मुखर रही है, कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट जो है हमेशा वोकल रही है, एक्सप्रेसिव रही है, मुखर रही है, एक्सप्रेशन करने वाली रही है। और किस बारे में, सेंटर की सिलेक्टिव ट्रीटमेंट के बारे में, इसके रिकमेंडेशंस को। जो रिकमेंडेशन अच्छी लगती है सेंटर फटाफट साइन कर देता है। जिस जज का ट्रांसफर सेंटर को अच्छा नहीं लगता सेंटर उस पर साइन ही नहीं करता। तो कोर्ट अब जो है इस बात को खुल के सबके सामने सेंटर को बता रही है। कोर्ट की वर्ब है हैज़ बीन। व्हेन यू आर वोकल फॉर समथिंग, उस चीज़ को आप अच्छे से वोकलाइज कर रहे हैं, सबके सामने बोल के बता रहे हैं। कह रहा है देर आर इंस्टेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट रिटर्निंग नेम्स दैट हैड बीन रीआइटरेटेड मोर देन वंस। कह रहा है ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं, इंस्टेंसेस भी हैं सरकार के वापस कर देने के, उन नामों को फिर से रिटर्न कर देने के, जो कि रीआइटरेट किए गए थे, दोहराए गए थे एक बार से ज़्यादा बार। तो कानून ये कहता है कि अगर कोर्ट ने किसी नाम को 2 बार भेज दिया तो सेंटर को मान ही लेना है। लेकिन फिर भी ऐसे एग्जाम्पल्स हमें मिलेंगे जब 2 या 3 बार भेजे गए नाम भी सेंटर वापस भेज देता है बिना माने। समझ गए। इंस्टेंसेस की वर्ब है आर, देयर से क्लोज शुरू हुआ है, इंस्टेंसेस प्लूरल है इसलिए वर्ब को प्लूरल रखा गया सब्जेक्ट से पहले। दैट की वर्ब है हैड बीन रीआइटरेटेड, दैट आया नेम्स के लिए। रीआइटरेट करना, किसी चीज़ को इंजेमिनेट करना यानी दोहराना। कह रहा है इन रीसेंट टाइम्स इट हैज़ शोन that it can have its way by merely ignoring some of the collegium's decisions। कह रहा है रिसेंट टाइम्स में क्या हुआ है, सेंटर ने ये भी दिखाया है, इट हैज शोन, कि सेंटर अपने ही चला सकता है। इट कैन हैव इट्स वे, व्हेन यू हैव योर ओन वे, आप अपने हिसाब से अपना काम निकाल लेते हो, आप जो चाहते हो वो कर डालते हो। तो सेंटर ने ये भी दिखाया है कि जो चाहता है वो कर लेता है, और कैसे, खाली खाली इग्नोर करके कुछ एक कोलिजियम के डिसीजंस को। तो जिस डिसीजन को अप्रूव नहीं करना उसको इग्नोर कर दो, ना उसको ना बोलो ना हाँ बोलो, वो पड़ा रहेगा अपने आप ही ना है ना। तो ऐसा भी सेंटर ने नया पैतरेबाजी दिखाई है। इट की वर्ब है हैज शोन, इट आया सेंटर के लिए। इट की वर्ब है कैन हैव करना यानी हैव इट्स वे करना यानी किसी चीज़ को अपने हिसाब से अंजाम देना। कह रहा है फॉर इंस्टेंस इट इग्नोर द प्रपोजल टू अपॉइंट जस्टिस एस मुरलीधर नाउ रिटायर्ड एट द चीफ जस्टिस ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट फॉर सो लॉन्ग। कह रहा है एग्जाम्पल के लिए अगर देखें, सेंटर ने इग्नोर ही कर दिया उस प्रपोजल को जो था अपॉइंट करने का जस्टिस एस मुरलीधर को, जो अब रिटायर्ड हैं। और कैसे अपॉइंट करना था, चीफ जस्टिस करना था मद्रास हाई कोर्ट का। कह रहा है इतने लंबे वक्त तक इग्नोर किया, सो लॉन्ग, इट इग्नोर सो लॉन्ग दैट द कोलिजियम अल्टीमेटली रिसेंडेड इट्स रिकमेंडेशन, कि कॉलेजियम ने आखिरकार रिसेंड कर लिया, कैंसिल कर दिया, एन्यूल कर लिया, विड्रॉ कर लिया अपनी रिकमेंडेशन को। तो 3-4 साल तक जस्टिस मुरलीधर का अगर केस सेंटर ने पास नहीं किया, इनको जो है
ट्रांसफ़र नहीं किया तो कोलिजियम ने वो फैसला ही वापस ले लिया 4 साल तक वेट करने की बजाय, मतलब वेट करने के बाद। इट आया सेंटर के लिए, इट की वर्ब है इग्नोर, कोलिजियम की वर्ब है रिसेंडेड। रिसेंड करना किसी चीज़ को, एन्यूल, कैंसिल या विड्रॉ करना। पहले तो आपने कह दिया कि जस्टिस को यहाँ से यहाँ भेजो, लेकिन सेंटर ने आज तक अप्रूवल नहीं दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने, कोलिजियम ने इस फैसले को वापस ले लिया। ठीक है, तो ऐसे ही इग्नोर करके सेंटर अपनी जो है काम चला लेता है। कह रहा है इन द केस ऑफ जस्टिस टी राजा हु वॉज एक्टिंग चीफ जस्टिस इन मद्रास फॉर एन अनयूजली लॉन्ग टाइम, द रिकमेंडेशन टू ट्रांसफर हिम टू द राजस्थान हाई कोर्ट वॉज इग्नोर्ड बाय द गवर्नमेंट। कह रहा अगर केस देखें दूसरा टी राजा साहब का, जस्टिस टी राजा का, जो कि एक्टिंग चीफ जस्टिस थे मद्रास कोर्ट के, हाई कोर्ट के, बहुत ही लंबे वक्त से, अनयूजली लॉन्ग पीरियड से। कह रहा है जो रिकमेंडेशन थी ना इनको ट्रांसफ़र कर देने की राजस्थान हाई कोर्ट में, कह रहा है इसको इग्नोर किया गया सरकार के द्वारा। और कब तक किया गया? अनटिल हिज रिटायरमेंट, जब तक ये रिटायर ही ना हो गए। तो इस तरीके से एक आदमी रिटायर हो गया, आज तक उसको कभी सेंटर ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी, सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन को कभी रिटायरमेंट से पहले अप्रूव ही नहीं किया। चलिए, हु की वर्ब है वॉज, रिकमेंडेशन की वर्ब है वॉज इग्नोर्ड पैसिव वॉइस में। सब कुछ समझ आ रहा है ना? इजी तो है, ये बहुत मुश्किल नहीं है। कह रहा है जी द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द कोलिजियम ओवर द अपॉइंटमेंट प्रोसेस इज क्वाइट प्रोनाउंस्ड। कह रहे जो झगड़ा है सरकार के बीच में, सेंटर के बीच में और कोलिजियम सिस्टम के बीच में, अपॉइंटमेंट की प्रोसेस को लेकर के, जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर के, कह रहे ये झगड़ा अब बिल्कुल प्रोनाउंस्ड है, बिल्कुल नोटिसेबल है, पैल्पेबल है। और कह रहे एंड ऑफ्टन रीचेज अ फ्लैश पॉइंट, और अक्सर ये पहुंच जाता है एक ऐसे पॉइंट पे जो फ्लैश पॉइंट है, जहां से चीज़ें खराब होना शुरू हो सकती हैं, टर्न होना शुरू हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है लॉ मिनिस्टर को बुला ले कि आपने आज तक साइन कैसे नहीं किया भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट को बुला ले। इस तरह का जो फ्लैश पॉइंट भी हो सकता है किसी भी मोमेंट पे। चलिए, कॉन्फ्लिक्ट की दो वर्ब्स हैं, पहली वर्ब है इस, दूसरी वर्ब है रीचेस। फ्लैश पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आपने देख लिया, मेल्टिंग पॉइंट। करें इट इज टाइम द प्रोसेस वॉज स्ट्रीमलाइंड टू गिव इफेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट्स अप्रैल 2021 ऑर्डर। कह रहा है वक्त आ गया है कि पूरी प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया जाए। स्ट्रीमलाइन करना यानी फिर से पटरी पे लाना, सही करना, दुरुस्त करना। पूरी प्रोसेस को दुरुस्त किया जाए ताकि इफेक्ट दिया जा सके, अमल में लाया जा सके सुप्रीम कोर्ट की ही अप्रैल 2021 के ऑर्डर को। और ये ऑर्डर कौन सा ऑर्डर है भाई? दैट सेट टाइमलाइंस फॉर द गवर्नमेंट टू प्रोसेस नेम्स रिकमेंडेड बाय द कोलिजियम। ये वही ऑर्डर है जिसने सेट कर दिया था टाइमलाइन को सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कि वो प्रोसेस कब और कैसे करेगी उन नामों को जो रेकमेंड किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम सिस्टम के द्वारा। तो पूरा इसमें बताया गया अप्रैल ऑर्डर में 21 में कि आपको 3 महीने मिलेंगे, उसमें आपको हाँ बोलना है या ना बोलना है। तो कह रहा है वक्त आ गया कि पूरी प्रोसेस को इस ऑर्डर के हिसाब से आगे बढ़ाया जाए। कह रहा है और दूसरा काम क्या कर सके, एंड एक्सप्रेस इट्स रिजर्वेशंस इफ एनी। सेंटर जो है प्रोसेस कर सके नामों को जो कोलिजियम ने रिकमेंड की है, या सेंटर एक्सप्रेस कर सके अपनी चिंताओं को, रिजर्वेशन को किसी भी नाम से लेकर के अगर वो होती है तो। ठीक है, सेंटर ना भी बोल सकता है, लेकिन वक्त तो होना चाहिए। 3 महीने में, 4 महीने में, ना बोल या हाँ बोल, जो भी बोलो 4 महीने में हमारे पास आपका फैसला आना चाहिए। इट की वर्ब है इस, प्रोसेस की वर्ब है वॉज स्ट्रीमलाइंड, दैट आया है ऑर्डर के लिए, वर्ब है सेट। सेट यहाँ पे V2 लगी हुई है, ये वो ऑर्डर है जिसने सेट किया था टाइमलाइंस को। सेट 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 V1 V2 V3 बराबर होती है। अब ये वॉज स्ट्रीमलाइन कहाँ से आया? देखो ऊपर आपने देखा था प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड जहाँ वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल होता है। यहाँ आप देख रहे हैं पास्ट सब्जेंटिव मूड जहाँ पे वर्ब की पास्ट फॉर्म V2 का इस्तेमाल होता है। ये कब लगता है पास्ट सब्जेंटिव मूड? जब आपके पास फ्रेज दिया गया हो इट इज़ टाइम। अगर इट इज़ टाइम का फ्रेज दे दिया गया हो और दैट आ जाए तो दैट के बाद में जो क्लोज आएगा उसको V2 के साथ में लगाएं, पास्ट सब्जेंटिव मूड लगा करके। ठीक है, कभी कभी इट इज़ हाई टाइम भी लिखा होता है। इट इज़ टाइम और हाई टाइम एक ही बात है। तो इट इज़ टाइम दैट यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद फुल फोर्स। वक्त आ गया है कि आप अपनी प्रिपरेशन को फुल फोर्स के साथ स्टार्ट करें। इट इज़ टाइम लिखा हुआ है, दैट आ गया, तो क्या करें आप यहाँ पे शुड स्टार्ट की जगह लिखें यू स्टार्टेड। बात अभी भी फ्यूचर की हो रही है। सेकंड कंडीशनल याद है ना आपको, V2 लगाते हैं लेकिन फ्यूचर की बात करते हैं, यही पास्ट सब्जेक्टिव मूड में होता है। तो यू स्टार्टेड का मतलब ये नहीं आप स्टार्ट कर देते, इसका मतलब यही आप स्टार्ट करें। फ्यूचर में पास्ट सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, चलिए, जरूरी नहीं है दैट हमेशा आए, कभी कभी दैट को ओमिट कर देते हैं। इट इज़ टाइम यू स्टार्टेड,
है ना, दैट यहाँ पे कभी कभी हिडन होता है, तो हर बार जरूरी नहीं है लिखा ही जाए। सेकंड वाला सेंटेंस आप खुद से बनाए, पीएसएम को पास ऑब्जेक्टिव मूड को ट्रिगर करवा के। इट इज़ हाई टाइम दैट आरबीआई स्टार्ट्स अ रेट कट। अब वक्त आ गया है कि आरबीआई एक रेट कट को स्टार्ट करे टू स्टिमुलेट ग्रोथ इन द इकॉनमी, इकॉनमी में ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए, इंकरेज करने के लिए। बहुत आसान है, ट्राई करोगे तो हो जाएगा। सिर्फ इतना ही लिख दोगे ना तो इसी में अपना आंसर आपका आ जाना चाहिए। कमेंट सेक्शन में डालना पास सब्जेक्टिव मूड को ट्रिगर करके। चलिए पीएसएम जो है पास वाला, ये भी आज क्विज में आप देखेंगे। समझ गए ना, यहाँ पे वॉज स्ट्रीमलाइन क्यों लिखा गया है ना, पैसिव वॉइस में वॉज प्लस में V3 लगाया गया। Karaji once thus collegium reiterates any recommendations it would be implemented within 3 to 4 weeks। एक बार जब कोलिजियम रिआइट्रेट कर देता है, दो बार किसी चीज़ को बोल देता है यानी रिपीट कर देता है, इंजैमिनेट कर देता है किसी रिकमेंडेशन को, तो ये जो है इंप्लीमेंट हो जानी चाहिए 3 से 4 हफ्तों में। ये उस ऑर्डर में लिखा हुआ है। कोलिजियम की वर्ब है रिआइट्रेट्स, इट की वर्ब है शुड बी इम्प्लीमेंटेड। फर्स्ट कंडीशनर का इस्तेमाल किया गया यहाँ पे, जब जब ऐसा होता है तो तब तब ऐसा हो जाएगा, है ना। कह रहा है वट एवर द इनएडिक्वेसीज एंड फेलियर्स ऑफ द कोलिजियम प्रोसेस it does not augur well for the institutions if the legal position that a reiterated decision is binding on the government is undermined। कह रहे जो भी इनएडिक्वेसीज और फेलियर हों कोलिजियम प्रोसेस के, इनएडिक्वेसीज मतलब अपर्याप्तताएं, शॉर्ट कमिंग्स, यहाँ पे कम रह जाती है कोई चीज़, है ना, इनसफिशिएंट रह जाती है, और फेलियर जब समझते हैं आप नाकामयाबी। कह रहे कोलिजियम लाख नाकामयाब हो या कितनी भी कमियां इसमें आपको दिखें, ये चीज़ बिल्कुल भी ओवर वेल नहीं करती है, ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं देती है, इंडिकेशन नहीं देती है इस इंस्टीट्यूशन के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, कि अगर जो लीगल पोजीशन है दैट वो ये कि एक रीआइट्रेटेड डिसीजन बाइंडिंग होगा, दो बार बोला गया, रिपीट किया गया डिसीजन सरकार को मानना ही होगा, बाइंडिंग होगा, मैंडेटरी होगा ऑन द गवर्नमेंट, सरकार पे। कह रहा है ये पोजीशन ही अंडरमाइन हो जाती है, सरकार इसी पोजीशन को, इस लीगल जो है कानून को ही कमज़ोर बना करके मिसयूज़ करती है। समझ पा रहे हैं ना। तो ये लीगल प्रोसेस पोजीशन तो यही कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने दो बार बोल दिया तो सरकार को मानना है, लेकिन सरकार अगर दो बार बोलने पे भी नहीं मान रही और वापस भेज रही है या उसको डिले कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए अगर वेल नहीं करता है, हमारी सुप्रीम कोर्ट से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। ये अच्छे इंडिकेशन सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं देता है। चलिए इनएडिक्वेसीज और फेलियर सब्जेक्ट तो है नहीं किसी का, ठीक है। इट की वर्ब है डज नॉट ऑगर वेल। ऑगर का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में बताना, हेरोल्ड करना, बोर्ड वेल करना, प्रिडिक्ट करना, प्रोग्नोसिस करना, है ना, प्रोफेसी करना, किसी चीज़ के बारे में पहले से बताना। और वेल का मतलब है अच्छा। तो जब अगर आप ओवर वेल करते हैं तो आप अच्छी प्रिडिक्शन करते हैं या अच्छा संकेत देते हैं। याद रखें इसके लिए अच्छा वर्ड है हेरोल्ड, और साथ में एक वर्ड है बोर्ड, है ना। आज हेरोल्ड वर्ड आपसे पूछा गया है क्विज में। डिसीजन की वर्ब है इज बाइंडिंग, डिसीजन सब्जेक्ट है, बाइंडिंग वर्ब है इज बाइंडिंग। बाइंडिंग का मतलब होता है मैंडेटरी, एक्चुअल में वर्ब इज है, बाइंडिंग यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अच्छा, पोजीशन की वर्ब है इज अंडरमाइंड। पोजीशन अंडरमाइंड होती है, अंडरमाइन मत करना यानी किसी चीज़ को कमज़ोर बनाना। चलिए रैप अप करेंगे क्लास को, बहुत मुश्किल नहीं था आज का आर्टिकल। आ जाओ अपने क्विज पे। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है सेंट्रल आर्गुमेंट क्या है जो प्रेजेंट की गई है स्पेसिस में इंडिया की बिड को लेकर के। जस्ट अ मिनट, एक्चुअली क्या है, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना कल वाला ही आ गया, तो इसको अपने यहाँ से रिमूव कर देते हैं और बाकी क्वेश्चंस को एक एक पीछे कर लेना, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस को एक एक पीछे कर लेना, फर्स्ट क्वेश्चन कल वाला ही रिपीट हो गया शायद, कोई बात नहीं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कौन सा एलिमेंट जो है अपॉइंटमेंट प्रोसेस का वो हाईलाइट किया गया है ट्रिगर के तौर पे एथनिक वायलेंस का मणिपुर में स्पेसिस के हिसाब से। तो कौन सी ऐसी चीज़ हुई है जिससे पूरा जो मणिपुर का झगड़ा शुरू हुआ। चार चीज़ें आपको बताई गई है, बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रीलिम्स लेवल का है, सब लोग ट्राई दें। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाल दिया है, वहाँ से मैच कर लेना। चलो सेकंड में पूछा है एक ऐसा पॉइंट जहाँ से बड़ा डिस्प्यूट शुरू हो सकता है। ऑफकोर्स ये आपको आता ही होगा, वो पॉइंट वाला जो वन वर्ड है ना, वो पॉइंट वाला वन वर्ड, 3-4 हैं वो, कोई भी एक लिख दोगे आंसर बन जाएगा। किसी चीज़ को बार बार लोगों को चिढ़ा के रिपीट करना, तो नेगेटिव वे में रिपीट करने के लिए फ्रेजल वर्ब आपसे पूछी गई है। चलो ये भी कल वाला आ गया। चौथे क्वेश्चन में आपसे पूछा है हेरल्ड, हेरल्ड का सिनोनिम क्या होता है। तो ये वर्ड अभी आया ही था हेरल्ड, है ना, देख लो, शायद एक और बी दोनों इसके सिनोनिम हो, चाहे अकेला सी हो चाहे ए और सी दोनों हो। 5वें 6वें 7वें में 3 एरर्स मिलेंगी आपको।
हाई टाइम वाली एरर मिल जाएगी एक तो, दूसरी आपको मिल जाएगी सजेस्ट से मिलने वाला प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, और तीसरी मिल जाएगी वन की वजह से। ठीक है, तीनों एरर्स बड़ी इजी हैं, मूड को अगर सही से लगाओगे तो तीनों एरर्स मिल जाएंगी। लास्ट में मिलेगा 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में आपको एक सेंटेंस लिखना है इंग्लिश में, ध्यान से सुनो। सेंटर ने जुडिशियल कोलिजियम के साथ कोऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अभी भी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को अप्रूवल देने में सेंटर की तरफ से देरी की जा रही है। तो सेंटर ने शुरू तो कर दिया है कोऑपरेट करना, लेकिन आज भी कई सारे मामलों में सेंटर देरी कर रहा है अप्रूवल देने में। कोशिश करेंगे इसको राइट करने की, राइटिंग भी अपनी दुरुस्त हो। राइट करके कमेंट्स में डालना अपने आंसर में, सबके आंसर पढ़ता हूँ, और अगर कहीं गलती मिलेगी ट्रांसलेशन में, राइटिंग में, तो आपको जरूर से पॉइंट आउट करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात लेंगे। अंटिल देन